अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशलिटी। बड़ी मोस्ट पॉपुलर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिफत नज़ीर, जो कि एक 14 इयर्स का एक एक्सपीरियंस लिए हुए और दुनिया जहान को कूजे में बंद किए हुए हमारे साथ मौजूद हैं। मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं डॉक्टर रिफत नज़ीर, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट हैं, पेन मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट हैं, और इसके अलावा रिहेबिलिटेशन के जो मामलात होते हैं और स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनके ऊपर भी इनकी ग्रिप मजबूत है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट गेस्ट जब मेरे प्रोग्राम में आता है तो मेरी कोशिश होती है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी, कि हमारी ऑडियंस ये जानने की कोशिश करे कि हमारे सामने जो गेस्ट है वो कितनी हर्डल्स, कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ पे पहुंचे। करना था वो मेरिट पे ही करना था, और अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह के फजल से मेरा लाहौर कॉलेज में हुआ। माइंडसेट किया, अल्लाह ताला से दुआ की तो हो गया प्री मेडिकल में, और बड़ा अच्छा हुआ। देन उसके बाद हर मेडिकल जो स्टूडेंट होता है उसकी ख्वाहिश तो होती है कि MBBS करना, तो वो टफ कंपटीशन होता है। परसेंटेज सिर्फ आप पॉइंट्स की वजह से आगे पीछे हो जाता है। तो उसमें ये हुआ था कि मेरा फिजियोथेरेपी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट थी या मेरे लिए खुशी की बात थी वो ये था कि आई वाज सिलेक्टेड इन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, किंग एडवर्ड में जाना, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सारा कुछ। तो वहाँ से DPT की एज अच्छी थी, और जब मेरा फाइनल ईयर था तो अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था। मेरे क्लास फेलो थे हक ऑर्थोपेडिक में हमारे सर इरफान हैं, जो कि हमारे मेंटर हैं, और उनके लिए स्पेशली मैं जो भी कहूँगी कम है। अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था सर, 2 दिन रहते थे रिजल्ट आने में। तो मुझे मेरे क्लास फेलो हैं नुमान तबस्सुम, वो उनके बेटे को ना ट्यूशन पढ़ाते थे A लेवल के, मेरे घर के पास था। उन्होंने मुझे कहा आप जाएं सर से मिलें मेरे रेफरेंस से। मैं सर के पास गई तो सर ने मुझे कहा कि बेटा अभी तो आपके खेलने के दिन है अभी तो आप इंजॉय करें, रेस्ट करें, रिजल्ट आएगा फिर आइएगा। मैं वो डिसाइड हुई। वो पहला मेरा चांस था कि मैंने किसी से जाना था फॉर द जॉब पर्पस। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं सब कुछ ही खत्म हो गया है। तो 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया, और मैंने सर को नहीं बताया। नुमान ने सर को कहा कि सर वो सेकंड टॉपर है ना। तो सर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो बच्चे मेरिट पे होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है। तो सर की मुझे कॉल आई, इवन के जिन बाजी की रिप्लेसमेंट पे मैंने जाना था, सर ने उनकी प्रेजेंस में ही 1 मंथ पहले मुझे जॉब दे दी। 2011 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की, और वहीं से फिर मैंने पहले MPhil किया उधर से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। उसके बाद MS OMBT किया ऑर्थोपेडिक में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। तो 2011 से मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ और स्टिल कर रही हूँ। 7 इयर्स मैंने हक ऑर्थोपेडिक पे जॉब की है। फिर उसके बाद मेरा गलबर्ग में हिजाज हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि आपका कौन सा हॉस्पिटल है। तो हिजाज हॉस्पिटल में आपकी सर्विस जो है वो होती है? मेरी प्रैक्टिस सर जो है वो हिजाज हॉस्पिटल में है। और हिजाज हॉस्पिटल का सर एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, आपको कभी ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं। इतना फ्रेंडली, इतना मतलब वो अच्छे हैं सारे लोग। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑर्थोपेडिक यूनिट भी बहुत अच्छा है सर, उनके सारे यूनिट्स बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे पीड्स की ओपनिंग हुई है, सर्जन्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं। मतलब ट्रस्ट को लेके जिस तरह से मिथ्स बने होते हैं ना कि वहाँ पे मिसबिहेव किया जाता है, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दिया जाता, अब हमारे जिस भी डिपार्टमेंट में आएंगे और आपको वो जो प्राइवेट वाला प्रोटोकॉल मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ट्रस्ट में लाहौर में एट प्रेजेंट कंडीशन इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि फिजियोथेरेपी के सेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और वही जो सेशन उनको ट्रस्ट में हमारे हॉस्पिटल में मिलते हैं, तो वो आप यकीन करें वो मुंह से कहते हैं कि मैडम इससे बहुत कम था जो हम 5000 पर सेशन में करते रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारे कोऑपरेटिव हैं। इसीलिए शायद अब मुझे वहाँ पे ये 13 साल हो गए हैं तो मैं वहाँ से नहीं गई। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं एकेडमिक साइड से और बहुत सारी जगहों से, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आपके लिए पैसा वैल्यूएबल होता है। आपकी रिस्पेक्ट, वो एनवायरनमेंट जो कंफर्टेबल जोन है, जो मतलब टेंशन फ्री एनवायरनमेंट है, कोई लेग पुलिंग नहीं है, जी बिल्कुल ठीक। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ना कंफर्टेबल है। मेरे हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोटेशन हमारा MOU साइन है हजवेरी यूनिवर्सिटी के साथ, रिसेंटली रिफ्रेश हुआ है।
तो उनके स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं एज अ क्लिनिकल सुपरवाइज़र हूँ उनकी। रिफा में मैं रिसर्च सुपरवाइज़र हूँ, अभी मेरा उनके साथ भी चल रहा है। तो कुछ बच्चों का थीसिस पास आउट हो गया है, कुछ का साइनॉप्सिस अभी मैं कल ही लेके आई थी। और उसके अलावा सुपीरियर वाले जो होते हैं वो बुला लेते हैं जब उनका थीसिस डिफेंस होता है एज एक्सटर्नल। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने वो सब दिया जो कभी ख्वाब लगता था। अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद जो लोगों को मसाइल आते हैं, हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, एक तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे हैं भी तो लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो लोगों को उस तरह की नहीं है। तो बीइंग अ कंसल्टेंट और इतने एक्सपीरियंस के बाद आप क्या समझती हैं कि डिलीवरी के बाद पेन्स जो होती हैं उनको सेटल कैसे किया जाता है? सर सबसे पहले तो ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया था कि पाकिस्तान में जो वेदर चल रहा है ना, वो चल रहा है शादियों का, ठीक है। और इन्हीं डेज में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, तो मैं ये इसलिए सिलेक्ट किया था कि ये जो मैसेज है ये बहुत सारी फीमेल्स तक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्योंकि पेन का ज़्यादातर लोग होना, इस पे बात नहीं करते ना। हाँ नहीं करते, करनी चाहिए। क्योंकि जो औरतें हैं वो शर्म में खुल के नहीं बता सकती, फैमिलीज को नहीं बताया जाता, तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले ये है कि सर जो ये मिथ्स बने हुए ना कि डिलीवरी के बाद पेन होनी ही होनी है, मसल्स ने वीक होना ही होना है, और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो वो आनी ही आनी है। वो आती हैं लेकिन उनको मैनेज भी तो करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उनको प्रॉपर तरीके से हमने रिकवरी वाली साइड पे लेके जाना है, लेकिन वो उस तरफ को ध्यान नहीं दिया जाता। बस वो कह दिया जाता है कि जी हमने भी ये सारी चीजें फेस की, हमारे टाइम में भी ये सब कुछ हुआ, तो जी बस इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। तो सर डिलीवरी के बाद जो सबसे फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो बहुत ज़्यादा लोग ओबीज हैं, मेल्स में भी हो जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है वो आती है कि यूरिन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। ज़रा सा एक्सर्शन आया है, प्रेशर आया है, खांसी की है, आप हंसते हैं तो वो लीकेज हो जाती है, जिससे वो फीमेल्स बेचारी वो शाय या शर्म में वो बता ही नहीं पाते कि मतलब सुनने वाला या देखने वाला उसको बुरा फील होगा ना कि इसका यूरिन निकल जाता है। ये आपके अपने में कंट्रोल में तो नहीं है ना, आपका कंट्रोल ही नहीं रखता, क्योंकि आपके मसल्स जो है वो वीक हो गए होते हैं। अब अगर बात की जाए पेल्विक फ्लोर की, तो पेल्विक फ्लोर जो है वो मसल्स हैं जो हमारे ब्लैडर को, बाउल को और यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उन्होंने इस तरह एक झूले की तरह उसको संभाल के रखा होता है, और अगर वो ही सपोर्ट निकल जाती है। यानी आप ये कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तब भी या सी सेक्शन हुआ हो सर तब सी भी? सेक्शन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें। पेल्विक जब फ्लोर के ऊपर लोड पड़ता है उसको। पेल्विक वो लोड तो 9 मंथ लोड तो है ना सर, मसल्स ने उसको कैरी किया एक हुआ है। मसल जो है ना वो ऊपर अपनी ग्रिप में था, हाँ जी, जब लोड पड़ा थोड़ा लूज हुआ, फिर बिल्कुल दोबारा ऐसा ही उसने है। अपनी असल पोजीशन पे असल जाना। पोजीशन में आना है। वो होता यही है कि जब हम उसकी रीट्रेनिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो वो वहीं का वहीं वीक पोजीशन में रह जाता है। ठीक है। उसमें अब ये होगा कि जब उसकी स्पॉट ही सर कम हो गई है, तो फिर फीमेल्स में मजीद कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि जो पेल्विक फ्लोर के ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोलैप्स की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पॉट ही नहीं रही, मसल्स वीक हैं, वो जरा सा लोड आना है, उन्होंने सीढ़ियां चढ़नी है, थोड़ी सी रनिंग आई है, थोड़ा कुछ भी हुआ है तो वो लोड नीचे की तरफ जाएगा, हैवीनेस फील होगी, उसकी वजह से पेल्विक और यही कंडीशन ओवरवेट में भी होगी। ओवरवेट में भी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सर सारा लोड पेट जो बढ़ गया तो लोअर बेली उसमें फैट अपना होगा वजन, हाँ बिल्कुल या सर सेंट्रल ऐसे ही ओबेसिटी होता है। होगी, ठीक तो है, उसमें ये चीजें भी लाजमी होगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होती हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की, या जैसे यूटीआई वगैरह, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, वो सारी चीजें जो होती हैं ना वो एट द एंड मसल्स की वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि अगर हम उस स्पोर्ट को दोबारा से रिट्रेन करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उस मसल्स को उनके लेवल पे लेके आएंगे, तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। फ्यूचर में कैसे फायदेमंद होगा? जो फिजियोथेरेपी है डिलीवरी के बाद, वो कोई एक लग्जरी ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब मिथ्स बने हुए हैं ना कि वो रिलैक्सेशन के लिए आप जा रहे हैं, इंटरटेन करने जा रहे हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो डिलीवरी के बाद हर फीमेल की जरूरत है, वो उसे करनी ही करनी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होगी तो उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी सर। यानी आप ये समझती हैं कि किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट को डिलीवरी या सी सेक्शन के बाद ये रिकमेंड करना चाहिए कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं? सर बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे हॉस्पिटल में रिकमेंडेशन दी जाती है पेशेंट को। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा कि ये नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है जबकि सर, ये उसका ये हिस्सा बहुत बनाना जरूरी है। चाहिए। ये तो पार्ट ऑफ जो है गायनी डिपार्टमेंट है कि क्योंकि डाइटिशियन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ऐसे ही है सर, और फिजियोथेरेपिस्ट को भी इन्वॉल्व करना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही। ताकि उसकी जो सेहत है वो बेहतरीन हो सके और अगले बच्चे में कोई मसाइल पैदा ना हो। ऐसे ही है सर। अब अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है ना सर, तो नेक्स्ट
जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी डिलीवरी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने वो सारी चीजें कवर करनी है कि जो नेक्स्ट डिलीवरी है वो भी एक हेल्दी हो, फीमेल जो है वो हेल्दी जोन में रहे, और उसके जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ ऐसी हो कि वो ना तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम करें ना माँ के लिए करें, दोनों जो पार्टीज हैं उनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप यानी ये कह रही हैं कि एक तो मसल वीक हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद, लेकिन कुछ औरतें जो ये कंप्लेन करती हैं कि मेरी कमर में टीका लगा था, अब वो दर्द जो है उस टीके की वजह से है, तो लोअर बैक पेन या बैकिक जो है क्या वो भी पेल्विक फ्लोर के साथ ही अटैच है? सर पेल्विक फ्लोर में आ जाती है पेन, जो है वो स्पाइनल से रेडिएट करके फिर आगे की तरफ आती है, तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी करती है, वो तो ऑलरेडी वीक पड़े हुए हैं ना। ठीक है। लेकिन जो एक मिथ बना होता है ना कि स्पाइनल की वजह से ही ये दर्द आ रही है, ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी वहां पे वीकनेस चल रही है, आपने चीजें कवर ही नहीं की हैं। मतलब आपने पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हुए थे, जो अपनी जगह से सारे ऊपर नीचे हुए हुए थे, उनको उनकी जगह पे हमने वापसी ही नहीं की है, तो दर्द तो होगी ना। वो दर्दें, वो प्रॉब्लम्स तब तक रहनी है जब तक पेल्विक फ्लोर मसल्स ने स्ट्रेंथ गेन करके अपनी जगह पे वापस नहीं आना। वो तो डिसलॉज है ना सर, जब एक जगह अपनी एक चीज अपनी जगह पे नहीं है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वो फिर थोड़ा सा आपने ज्यादा काम किया, कुछ भी किया, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। और जब आपको स्पाइनल दिया जाता है उस टाइम में आपने वाटर इनटेक बहुत ज्यादा रखना होता है। CSF का जो है वो लॉस हो रहा होता है, उसकी लॉस की वजह से हेडेक स्टार्ट हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो साथ साथ गाइड की जानी चाहिए और पेशेंट को पता भी होना चाहिए। अच्छा मैडम, जो लीकेज होती है, यूरिन लीकेज हो रही है, अब इस दौरान में जो फीमेल्स परेशान होती हैं, क्या वो जो कांटेक्ट है अपना वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें या एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करें? सर एक्सपीरियंस तो बाद में होता है, एटलीस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो उनको जाना चाहिए ना, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का ही ये काम है, उसी ने सारी उसकी स्ट्रेंथनिंग प्लान करानी है। कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट ऐसी नहीं है कि जो आपका यूरिन लीक हो रहा है तो वो उसको रोक देगी। ठीक है। ठीक है, तो इसका यानी जो वो मसल सारा की ग्रिप बढ़ेगी, रिहेबिलिटेशन, ठीक उन है। मसल्स का रिहैब प्लान होगा सारा, वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे तो वो सारा जो यूरिन रिटेंशन है वो स्टार्ट होगी। अदरवाइज ये है कि हल्का सा भी यूरिन आएगा तो वो उसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं ना, कि आपका होल्ड नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा और वो यूरिन जो है वो लीक कर गया है। तो उसमें जो रोल है वो है ही फिजियोथेरेपिस्ट का, तो अच्छे से फॉलो किया तो विद इन 4 to 6 वीक्स जो है वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ठीक से नहीं करते, मींस अभी मैं आपको सारा बताऊंगी कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में। जो कीगल एक्सरसाइज हैं, मतलब उसके लिए मैं जितनी भी तारीफें करूंगी कम है, बहुत ही छोटी और बहुत ही लाइट सी एक्सरसाइज है। अगर वो आप प्रॉपर वे में कर लेते हैं, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना, आपने सिर्फ घर में बैठ के वो यानी आप एक्सरसाइजेस ये कह करनी रही है। हैं कि अगर आपने पेल्विक फ्लोर और पेल्विक मसल या बैक किक को कंट्रोल करना है, जी, तो ये जो एक्सरसाइज आप बता रही हैं इसका एक अहम रोल है। अहम नहीं सर, इसी का रोल है, इसी ने कंट्रोल आपका लेके आना है, इसी ने जो है आपका यूरिन जो है वो लीक हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, आपकी बैक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक आपका कॉन्फिडेंस निकल गया होता है ना या लूज हो गया होता है, उसको बहाल करना होता है। अब उसमें कीगल एक्सरसाइजेस में सर ये है कि हमारे जो पाकिस्तान है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जी मदर्स बहुत बिजी हैं तो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। तो आपके लिए कीगल एक्सरसाइजेस इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि बॉडी के लिए जिम है। तो जिम की एक अपनी वैल्यू है, अपनी इंपॉर्टेंस है। अभी तक तो पाकिस्तान में यही नहीं पता कि जिम की इंपॉर्टेंस क्या है। जिम को आप लेते हैं कि जी जब आप बहुत मोटे हो चुके हैं तो आपने सिर्फ वेट रिड्यूस करना है, और वहां जाके इतनी अग्रेसिव एक्सरसाइजेस लगाई जाती हैं सर कि फिर उसके बाद शियाटिका, लो बैक पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब हर चीज जो है ना वो प्रॉपरली कन्वे ही नहीं की जा रही। अच्छा, अगर आम आदमी ये समझे कि कीगल एक्सरसाइज बेसिकली है क्या या इसका बॉडी में रोल क्या है? सर कीगल एक्सरसाइज ये है कि बेसिकली मैंने आपको बताया जो पेल्विक फ्लोर है, हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, ये मेल का हो या फीमेल का हो? मेल फीमेल, हाँ मेल में यूट्रस तो नहीं होगा नहीं, ना। पेल्विक तो उनके मसल तो हाँ हैं। जी, सारे मसल्स होंगे, ब्लैडर वगैरह, मतलब कंट्रोल तो मेल पे भी लेना है ना, यूरिन कंट्रोल की बात हो रही है। उसमें ये होगा कि सर हम पेशेंट को गाइड करेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से करना है, प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग बतानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फीमेल्स कहती हैं कि मैडम इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए ही नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें। उसमें यह है कि हमने इसको डिवाइड किया इस तरह से कि हमने फंक्शनल कीगल की तरफ चले गए। आप बैठे हैं अपने प्रोग्राम के दौरान, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट लेना है
लाइंग से, मतलब स्पाइन पोजीशन से, जिसको हम कहते हैं कि आपने बेड पे सीधे लेट जाना है। बेड पे लेटेंगे, दोनों घुटनों को आपने बेंड कर लेना है, ऐसे इकट्ठे कर, दोनों घुटने बेंड करने हैं, ठीक है। फ्लेक्शन में ले जाएं। तो उसके बाद ये करना है कि आपने सांस अंदर लेना है इस तरह से, और जब आपने इसको छोड़ना है ना, यानी लेटे हुए आपने लेग फोल्ड की हुई है, हाँ जी, फिर आपने सांस लेना, आपने सांस अंदर खींचा, और जब आपने सांस को छोड़ना है ना, तब आपने अपने पेल्विस को स्क्वीज कर लेना है। ठीक है। मतलब आपके दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए कि मुझे यूरिन आ रहा है और मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं उसको रोक रहा हूँ, मैंने उसको निकलने नहीं देना। वो जब आप कंप्रेशन करेंगे, स्क्वीजिंग करेंगे, दिस इज द कीगल एक्सरसाइज। ठीक हो गया। ठीक है, ये आपके कितने मतलब टाइम ये, करनी है, और हाँ, सर इसका ये असल टाइम जो है ना, बेहतरीन टाइम क्या है? सुबह में करें, रात में करें, दोपहर में करें, कब करें? सर 3 टाइम करें, थ्राइस यानी अ डे कीगल करें, एक्सरसाइज किसी भी वक्त की जा सकती किसी भी वक्त, है, और इवन बेड के के ऊपर, चारपाई पे या फ्लोर पे, किसी भी जगह। सर बेड बेहतर है, क्योंकि अक्सर लोगों को बैक का इशू होता है, फिर वो जब बहुत नीचे लेट के उठते हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर जाता है। हाँ, चारपाई पे करना है तो वो टाइट कसी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कीगल एक्सरसाइज जो है वो खाली पेट होनी चाहिए, खाने के बाद होनी चाहिए, सर ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है। आपके पास किचन में टाइम है, आपके पास ड्राइविंग में टाइम है, बच्चे को आप फीड करवा रहे हैं, आप किसी भी टाइम कर सकते और हैं, इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। इसके कितने टाइम तक करनी है? सर इसको आपने एक टाइम में 10 रेपिटेशन, ठीक है। 10 उसमें रेपिटेशन आप में क्या कितना टाइम करेंगे, लग जाएगा? हाँ 5-10 उसमें मिनट? उसमें आप ये होगा कि 5 सेकंड आपने होल्ड करना है, 5 सेकंड आपने रिलैक्स करना है। ठीक है। ठीक है, 5 सेकंड होल्ड है, 5 सेकंड रिलैक्स है, 1 मिनट का ये टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे। 1 मिनट सुबह में, 1 मिनट दोपहर में, 1 मिनट रात में अगर लगा लेते हैं, रोजाना अगर 3 से 5 मिनट आप डेली बिल्कुल लगाते हैं ऐसा ही है। तो सर तो एक आपकी हेल्दी लाइफ, लीकेज, पेल्विक हाँ मसल्स कीगल एक्सरसाइज के थ्रू ठीक हो सकती बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। है। और जब हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे तो मुझे ये था कि डॉक्टर साहब को बड़ा मुझे गाइड करना पड़ेगा, प्रॉपर बताना पड़ेगा कि किस तरह बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब फुली एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर साहब, पीआईडी जो है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें पीआईडी की, तो फिजियोथेरेपी का पीआईडी में क्या रोल है? सर पीआईडी स्टैंड्स फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। वही सारा पेल्विक फ्लोर का इसमें आएगा रोल। हमें उसको स्ट्रेंथन करना है, उसकी हमें रीट्रेनिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है फिजियोथेरेपी में, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, कि पीआईडी के पेशेंट्स को जब आप शॉर्ट वेव डायथर्मी अप्लाई करते हैं ना, वो डीप हीट है, उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सेटअप में इस चीज़ को कंसिडर किया जाता होगा। तो अगर एक छोटी सी चीज़ है, मैं इसीलिए शेयर करना चाह रही थी कि डायथर्मी हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको गायनी के पेशेंट्स ने और पेल्विक फ्लोर इन्फ्लेमेशन के जो पेशेंट्स हैं उसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है। क्योंकि वो डीप रेज होती हैं और उनका पर्पस ही इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होता है। ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेंगी, मसल्स को रिलैक्स करेंगी, पेन को कंट्रोल करेंगी, और जो हमारा पर्पस है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना, वो उसको करेंगी। ठीक हो। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें, ये हम बात तो करते हैं, इसको अपने ऊपर अप्लाई कैसे करें? सर अगर हम पेल्विक फ्लोर वाले मसल्स की बात कर रहे हैं ना, पेशेंट्स की सॉरी बात कर रहे हैं, तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। ठीक है। ऑलरेडी मसल्स वीक हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, पेशेंट बार बार वॉशरूम में जाता है और वो उसको मतलब स्टूल पास करने के लिए जोर लगा रहा है, तो जो सारा का सारा स्ट्रेस है ना, वो उसके लोअर मसल्स पे आ रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी वीकनेस मजीद हो जाती है। ठीक है। ठीक है, आपकी डाइट इस तरह से होनी चाहिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए। आपकी मतलब अभी तो मेन जो ट्रेंड चला हुआ है वो बहुत बैड पोस्चर ही चल रहा है ना, बैड पोस्चर है ड्यू टू मोबाइल्स है, और जिनकी सिटिंग बहुत ज़्यादा है वर्किंग आवर्स की, जिनकी स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपके बैड पोस्चर की वजह से। आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और साथ में आपका जो कीगल एक्सरसाइजेस का प्लान है वो चलते रहना चाहिए। जब आपको ग्रिप आ जाएगी, स्ट्रेंथनिंग आ गई है, थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू हो गया, अच्छा और एक और प्रैक्टिस ये करनी है कि जब भी आपको नॉर्मल रूटीन में यूरिन आएगा, आपने उसको थोड़ी देर होल्ड कर लेना। ठीक है। फौरन नहीं भागना कि वॉशरूम आ गया है, यूरिन आ गया है, निकल जाएगा, नहीं। आप समटाइम उसको, फॉल सिग्नल भी आता है ना माइंड को, और वो भाग जाते हैं। सर वो उनमें आते हैं ना जिनमें मसल्स वीक है, वो जरा सा रिफ्लेक्स आया तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो एंजाइटी में हो जाता है इस तरह से कि जी मोशन आ गया है या यूरिन आ गया है, वो जाएंगे फिर नहीं आएगा, और कभी ऐसा होता है कि अभी जाते जाते ही वो लीक हो जाता है ना। उसको थोड़ा सा एज अ एक्सरसाइज, एज अ प्रैक्टिस आप कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन वो रिटेंशन या होल्ड जो है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, वो भी इन्फेक्ट कर जाएगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा।
ठीक है। एक्सरसाइज करते हुए आपने सांस को नहीं रोकना। अभी मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि जब आपका कंट्रोल आ गया है, आपका होल्ड आ गया है, तो फिर हम जाते हैं कीगल एक्सरसाइजेस की मजीद मॉडिफिकेशन की तरफ। पहले हम कर रहे थे 5 सेकेंड स्क्वीज और 5 सेकेंड होल्ड के साथ। अभी हम लेके चलेंगे कीगल एक्सरसाइजेस को 10 सेकेंड स्क्वीज और 10 सेकेंड होल्ड के साथ, मतलब टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है ताकि मसल्स की जो है वो कैपेसिटी, इंटेंसिटी, उनका ड्यूरेशन, उनकी स्ट्रेंथ सब जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। 10 सेकेंड स्क्वीज है, 10 सेकेंड होल्ड है, उसके बाद 10 रेपिटेशन हम ये करेंगे। उसके बाद आ जाएंगी हमारे पास क्विक कीगल्स। क्विक कीगल्स क्या होती है? 1 सेकेंड होल्ड, 1 सेकेंड स्क्वीज, 1 सेकेंड स्क्वीज किया है, 1 सेकेंड आपने उसको रिलीज कर दिया है, 1 सेकेंड के हिसाब से वो हम कर लेंगे। जो फाइनल है वो ये हो जाती है कि फिर हम करते हैं फंक्शनल कीगल्स। आप काम करते करते, चलते फिरते, मतलब पहले मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ लेटे लेटे घुटने बेंड किए और कर लिया। आप अपना काम कर रहे हैं, अभी आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, साथ साथ आप एक्सरसाइज करते जाए, उसमें कुछ भी नहीं करना। कीगल एक्सरसाइजेस सर वो जादू है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसका जो हो इफेक्ट जाता है। आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो उसकी फीलिंग आएगी ना, वो पेशेंट को खुद ब खुद 4 to 6 वीक्स में आना शुरू हो जाएगी। ठीक तो है। जब आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहाल होगा, यूरिन का लीकेज नहीं होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम कवर करें। ठीक है। और नॉर्मल जो आगे आने वाली प्रेगनेंसी प्लान करेंगे उसमें भी इजी सर होगा। उसमें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर अच्छा। आपके ऑलरेडी मसल्स कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, या डैमेज हैं, या वीक हैं, उस पर आप कितना तो बोझ डालें? एक दफा, 2 दफा? पाकिस्तान में तो 1-2 दफा वाला पांच सीन पांच ही छह नहीं छह है दफा ना। लोगों ने ऑपरेट करवाए होते हैं। 6-6 दफा बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो फिर जब ये चीजें होनी ही है तो इनको प्रॉपर मैनेज करके हम लेके चलेंगे ठीक इंशाल्लाह। हो। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मसल क्रैम्प्स और मसल की वीकनेस को कैसे ठीक रखा जा सकता सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि डाइट का बहुत रोल होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ड्यू टू नोजिया, वोमिटिंग, खाया पिया कुछ जा नहीं रहा होता, लेकिन बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है ना। एक और इंसान है जो आपके अंदर पल रहा है, उसको भी वो सारी ही चीजें चाहिए। वो तो आपकी बॉडी से ले लेगा, विटामिन डी, कैल्शियम, जो जो उसकी फीड है, जो उसकी जरूरत है वो ले लेगा, लेकिन उसके रिजल्ट में ये होगा कि जो फीमेल होगी उसको फिर बॉडी क्रैम्प्स आएंगे, पेन्स आएंगी। एक तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए था, विटामिन डी का लेवल सर, फॉलिक एसिड हम बिल्कुल साथ में स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो हमारे हैं वो इतने डाइट कॉन्शियस नहीं है। तो ये जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, ये चलता रहता है ताकि जो भी कमी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो साथ साथ कवर होती जाए। शेटिका बहुत आम हो जाता है क्योंकि बेबी के वेट की वजह से थोड़ा थोड़ा वेट डलता जाएगा, वो कंप्रेशन हो जाएगा, फीमेल्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती ठीक है। हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो लोगों के हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो वो फीमेल जिनके हाथ पांव प्रेगनेंसी के यानी हमल के दौरान अगर वो सुन्न होते हैं, तो फिजियोथेरेपी उसको किस तरह मैनेज करती है? सर एक तो उसका सीबीसी लेवल, मतलब हम फिजियोथेरेपी भी अगर करते हैं ना, तो हमने उनके वाइटल्स वगैरह देखने होते हैं, उनकी लैब्स रिपोर्ट देखनी होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है सर, उसमें भी सुनपन आएगा। अगर पेशेंट को ब्लड की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी आएगा। वो कवरेज होगी उनकी मेडिसिन के साथ। जब वो हमारे पास आएंगे तो हम थ्रू एक्सरसाइजेस उनके सारे जो हाथ की है, मतलब जरूरी नहीं है जो हैंड का सुनपन है या कुछ भी है वो उनको हाथ से ही आ रहा है। कार्पल टनल सिंड्रोम है एक, वो प्रेगनेंसी में बहुत आम हो जाता है। उसमें ये होता है सर, बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही है, मसल्स में चेंजेस आ रही है, कहीं इन्फ्लेमेशन आ रही है, कहीं स्वेलिंग आ रही है। जहां पे भी कंप्रेशन आएगा नर्व पे, टिंगलिंग सेंसेशन, सुनपन आएगा ही आएगा। तो उसको हमने पंपिंग के थ्रू, चाहे वो हैंड पंपिंग है, वो एंकल पंपिंग है, हमने सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करना है वेजोडाइलेटेशन के थ्रू, जो सारी वेस्ट है वो रिमूव होती जाए और पेन जो है वो उनको बेहतर होती जाए। बेहतर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमल के दौरान शाइटिका नर्व का हो जाना, या वो औरतें ये कंप्लेन करती हैं मेरी हिप जॉइंट से दर्द निकलता है, एक टांग को सुन कर देता है और मुझे ऐसे लगता है मेरा पाँव साथ ही नहीं है, तो बिल्कुल उसको ऐसा मैनेज होता है कैसे करें हम? सर। उसकी मैनेजमेंट में हम उनको एक्सरसाइज प्लान देते हैं। हम ठीक है। सारी एक्सरसाइज, मतलब सर प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हम पेशेंट को डीप हीट नहीं देंगे, ना हम घर में रिकमेंड करेंगे, ना हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में देंगे। ठीक। उनको हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे डाल के थ्रू लाइट लाइट एक्सरसाइजेस, ताकि जो शेटिक नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, वेट आ रहा है, शेटिक नर्व की लाइट से स्ट्रेचिंग करवाएंगे, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग और सेटिंग की तरफ लेके चले जाएंगे कि वो काबिल कबूल हो जाए या बर्दाश्त में आ जाए। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स वो ले नहीं सकती, बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइजेज वो कर नहीं सकती हैं, तो उस लिमिट में रह के उनको हम मैनेज करेंगे। ठीक हो गया।
प्रेगनेंसी के दौरान औरतें अपनी पोजीशन या अपना जो पोस्चर है वो किस तरह का रखें कि वो आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सके? सर पोस्चर यही है कि जो बैड पोस्चर है उसकी वजह से सारा स्पाइन जो है उसका तो कर्व का बेड़ा गर्क हो जाता लेटने है का ना। उनका क्या तरीका होना चाहिए, बैठने का, उठने का? सर लेटने में ये है कि पिलो यूज करना चाहिए उनको, दोनों टांगों के दरमियान पिलो यूज करें, जब भी करवट लें पिलो के साथ रहें। जो घुटने हैं और ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू करना, सर ये सेकंड सेकंड से स्टार्ट कर लें, फर्स्ट यानी ट्राइमेस्टर 3-4 में तो महीने के पता बाद? भी नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल ठीक ऐसे। तो जब सीधा लेटे हैं तब भी घुटनों के नीचे वो रखें, कुशन रख लें, तकिया रख लें, ताकि जो बिल्कुल टांगे स्ट्रेट होती हैं ना वो स्ट्रेच की वजह से वो तो लेटा ही नहीं जाना ना, खैर। ठीक है। तो तब पिलो रख लें जब आप करवट लेते हैं, दोनों घुटनों के दरमियान में रख लें, ताकि जो ऊपर वाली टांग है वो नीचे वाली टांग को वेट ना दे, या जो पीछे शैटिक नर्व है उस पर कंप्रेशन ना आए, वो अपनी जगह पे स्टेबल। ठीक हो गया। हमने देखा कि हमल के दौरान औरतें कहती हैं मेरे शोल्डर खिंच गए, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, मुझे माइग्रेन के अटैक आते हैं, तो फिजियोथेरेपी में ये मैनेजमेंट कैसे होती है? सर माइग्रेन तो हो जाता है, आपको पता माइग्रेन एंजाइटी से हो जाता है। ये हर बंदे का अपना अपना होता है, किसी को भूख में हो जाएगा, एंजाइटी में हो जाएगा, कोई पेन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाता है। तो फिजियोथेरेपी में हम माइग्रेन को भी कवर करते हैं, क्योंकि हमने वो सर्वाइकल के वो पॉइंट्स को कवर करना होता है जिसकी वजह से आपको हेडेक, सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रही है, उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी जो उनके सर्वाइकल के नेक के मसल्स हैं उनको लाइट स्ट्रेचिंग के थ्रू, रेंज ऑफ मोशंस के थ्रू, हीटिंग पैड के थ्रू, टेंस लगा के, क्योंकि वो एरिया सेफ है वहाँ पे आप ये सब अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। डिलीवरी के बाद सी सेक्शन जब होता है, सॉरी सी सेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन सर आ रही होती है ना, वो स्पाइनल के बाद पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि आपने सीधे लेटना है, लेकिन वो बार बार अपना हेड मूव करते हैं, तकिया ऊंचा ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेक मसल्स का स्पेज़म आता है ना, वो 2 से 3 दिन इतना स्फीयर होता है, इतना स्फीयर होता है। उसमें पेशेंट को एहतियात करनी है। 72 आवर्स मतलब आपको तकिया नहीं लेना, ताकि जो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो फ्लो है वो इतना ज़्यादा डिस्चार्ज मत हो कि वो जो आपकी ब्रेन है उसके सिग्नल्स को डिस्टर्ब करे और आपको पेन स्टार्ट हो जाए। वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपना कॉफ़ी का इनटेक अच्छा रखें, पिलो आपने नहीं लेना, और फिर भी उसके बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, पेन हो जाती है, फिजियोथेरेपी वाले को कॉल जाती है और हम उनको मैनेज कर देते हैं। कोई ठीक मुश्किल नहीं है, वो मैनेज हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब डॉक्टर साहब हम करते हैं स्पेशल बच्चों की, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, फिजियोथेरेपी में उसका क्या रोल होता है और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है? सर अगर मैं ये कहूँगी ना कि स्पेशल चाइल्ड की जो लाइफ है वो है ही फिजियोथेरेपी के हाथ में, फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में ना, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड अब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है या जो भी है, लेकिन देखें पेरेंट्स हर हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो उनके जॉइंट्स, उनकी मूवमेंट्स डिफरेंट टाइप्स है। जैसे पोलियो का पेशेंट होगा तो उसके जो लोअर लिम्ब है वो स्पेस्टिक होंगे, उनको उनके मुताबिक फिजियोथेरेपी चाहिए। सीपी चाइल्ड ज़्यादा है तो वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो तो टोटली डिपेंडेंट हैं अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ के लिए, खाना पीना वॉशरूम सब कुछ फैमिली के लिए। उसमें हम 80% सर जो गाइड करेंगे ना वो फैमिली को करेंगे, क्योंकि ठीक देखिए है। मेरे पास आप पेशेंट को, बच्चे को लेके आएंगे ना, 24 आवर्स में अगर मैं उसको 1 घंटा भी देती हूँ और 23 आवर्स वो हाथों को पाँव को उसी पोजीशन में लेके चले जाएगा, मेरे उस 1 घंटे का फायदा नहीं होना। उसका फायदा होना है जो आफ्टर एवरी 2 आवर घर में मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर्स हैं, जो जो भी अवेलेबल है ना, वो बच्चे को थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। इतना करवाना है कि वो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद खा सके, खुद वॉशरूम जा सके, वॉक कर सके। बाकी उनके साथ साथ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी चलते हैं, जैसे एडक्टर्स होते हैं, उनकी टाइटनेस को रिलीज करना, जो मसल्स बहुत टाइट है, मतलब क्रॉस में उनकी चलती है गेट, एडक्टर्स को रिलीज किया जाए तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो उनका तो टोटली लाइफ, जिंदगी सारी सर चलनी ही एक्सरसाइज पे है। अच्छा, हमल के दौरान अगर कोई औरत अपनी फिटनेस को बरकरार रखना चाहे कि मेरा वेट भी ना बढ़े, मेरा मसल भी लूज ना हो, तो क्या करे? सर वो ये करे कि वो एक्टिव रहे। ठीक है, ठीक यानी है काम करती रहे। सर, वो काम करती रहे, क्योंकि सर ये जो मिथ बना होता है ना कि जी आपने बस लेटना ही लेटना है, बहुत ज्यादा इन हो गया ये। तो उसकी वजह से सर ओबेसिटी आ जाएगी, तो वो जब ओबेसिटी आएगी तो वो एकदम से तो खत्म नहीं होनी है ना, वो सारा आपका जो होगा फिजिकल एक्सर्शन भी आ गया है, आपकी फिटनेस भी सारी खराब हो गई है। तो आपने डे 1 से ही अपने आप को एक नॉर्मल वे में लेके जाना है। आप खाते जाएंगे, अगर आप मतलब इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट आ ही नहीं रहा तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। आप बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें, लेकिन आप अपनी वॉक को डेली लाइफ में ऐड कर लें। आपने सुबह में वॉक करनी है, आपने शाम में वॉक करनी है, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, फास्ट फूड से परहेज करना है।
ठीक है, तली चीजें हो गई, वो सारी चीजें, उन सबसे परहेज करें, वो आपके लिए भी नुकसानदेह हैं, बच्चों के लिए भी हैं। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आप हेल्दी ही रहेंगे। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर जब बनता है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है और इसका मतलब आम लोग कैसे समझे? सर, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो बहुत सारे यूनिट्स को मिलके ज्वाइन किया जाएगा, और कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो फिजियोथेरेपी के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। इनकम्प्लीट है, मेरा मुमकिन ख्याल ही है नहीं है ना। साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, यस सर, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, स्पेशलिस्ट, स्पीच न्यूट्रिशनिस्ट, थेरेपिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, ये मतलब सारी ये चीजें सारे अगर जो है ना, होंगी तो एक ये अच्छा सब रिहैब मतलब सेंटर एक एक बनेगा। एक जो होगा वो यूनिट होगा। हर बंदे की अपनी वैल्यू है सर, उन्होंने अपने तरीके से पेशेंट को हैंडल करना है। लेकिन रिहैब फिजियोथेरेपी से डायरेक्ट लिंक करता है आपकी हर चीज की, आपकी पोस्ट ऑप की, डिलीवरी की, सी सेक्शन की, आपका हर्निया, आपका कोई भी लाइफ में ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद आपकी रिहैब चलनी ही चलनी है, और वो फिजियो उसमें इन्वॉल्व वो होगा। फिजियो इन्वॉल्व होगी। ठीक है। घुटने रिप्लेस हो रहे हैं, शोल्डर रिप्लेस हो रहा है, हो तो गया, सर्जरी तो करा ली है लाखों करोड़ों की, उसके बाद अगर आप उसका रिहैब नहीं करते तो वो डेड है, वो जीरो है। ठीक एक है। नया इम्प्लांट लगा है, उसको चलाने के लिए आपके मसल्स में ग्रिप होगी, स्ट्रेंथ होगी, तभी तो वो उसको कैरी करेगा, नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर वेट आप मैनेजमेंट की गाइडलाइन के लिए फिजियोथेरापी कितना रोल अदा कर सकती है? किस तरह गाइड कर सकती है कि आप अपने वजन को कम करें या मेंटेन करें? सर, वैसे तो ये सारा जो प्लान होता है ना न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से होता है, डाइट वो से डाइट हट के प्लान पे अपने होता है। मसल्स की स्केल को किस तरह मजबूत सर, अगर मसल्स की आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं और आप उनको स्ट्रेंथ में रखते हैं, जो मसल स्ट्रेंथ में है सर वो मोटापे में जा ही नहीं सकते। ठीक है। ठीक है। अगर आप एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम मोटापा कम करने के लिए तो करते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये मिथ बन गया है कि वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है मसल्स बल्क को कम करने के लिए। बिल्कुल गलत है, मसल बल्क को कम नहीं किया जाता, आपने अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ में लेके आना होता है। वो जो अपनी पोजीशन से हट के ओवरलोड हो गए होते हैं, बढ़ यानी गए आपका होते जो हैं। गोश्त है, हड्डियां हैं, पट्ठे हैं, इनको ताकतवर बनाने के लिए एक्सरसाइज हर बंदे बिल्कुल के लिए सर, जरूरी जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी हो गया, उसका पर्पस जो है वो करेक्शन है, मेंटेनेंस है, स्टेबलाइजेशन है। जब तक वो नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। है। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक आखिरी सवाल आपके साथ ये है, जो लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, या ओपन जिम करते हैं, या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो क्या ऐसा करें कि वो अपने मसल्स को मजबूत बनाएं, और फिजियोथेरापी उनको क्या गाइडलाइन दे सकती तो उसमें दो चीजें हैं। अक्सर जो लोग जिम में जा रहे हैं ना, वो इतनी शदीद डाइट प्लान करते हैं, इतना ज्यादा कर लेते हैं ना कि 1 से 2 महीने बाद उनको चक्कर आ रहे होते हैं। पानी पियेंगे, कुछ भी करेंगे, वो है? कोई ना गिरते कोई फिर पेन निकल आएगा बिल्कुल किसी ऐसे को। सर। इतनी अग्रेसिव डाइट जिसको कहते हैं ना, फास्टिंग चल रही है 17-17 घंटे की, 20-20 घंटे की, और उसके बाद वो उसमें ये होगा, एक तो आपकी सारी फ्रेशनेस चली जाएगी। एक दफा जो आपका मसल मास या मसल बल्क कम हो गया है, उसके लिए फिर आप मल्टीविटामिन स्टार्ट करेंगे, फिर आप मोटे होने वाली दवाइयां खाएंगे, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, फिर आप फूलेंगे। ठीक। फिर आपने ताकतवर नहीं होना, फिर आपने एक अजीब ही शख्सियत बन के उभरना है। तो आपने डाइट जो लेनी है वो प्रॉपर लेनी है, हेल्दी डाइट लें। ऐसा नहीं है रोटी निकाल दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, टोटली सारा दिन कोई 2 अंडे खा लिए, और वो फिजिकली अपने आप को एक्टिव करें और डाइट अपनी ठीक रखें। फिजिकली एक्टिव करें अपने आप डॉक्टर को। साहब, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी नॉलेजेबल एक्टिविटी की, और लोगों को मेरा ख्याल है कि बड़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। डॉक्टर रिफत नज़ीर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? पब्लिक के लिए मेरा मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट जो फीमेल्स के लिए है कि डोंट इग्नोर योर सेल्फ। अपने आप की अपनी वर्थ समझें। आपकी जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हेल्दी होंगे, आपकी फैमिली हेल्दी है, आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक टायर्ड, थकी हुई, कमज़ोर माँ हैं तो उनके लिए आप एक कोई आइडियल मदर नहीं है। आपको स्ट्रांग बनना है और अपने आप को इग्नोर नहीं करना। डिलीवरी के बाद, बच्चों के बाद जो मदर है वो बिल्कुल अपने आप को जीरो पे ले आती है, छोड़ देती है अपनी केयर करना। सबकी केयर करें, लेकिन आपकी अपनी जो ज़ात है वो सबसे प्रायोरिटी पे है। कोई आपको खुद से केयर नहीं करेगा कि आप इस आस पे, इस उम्मीद पे बैठेंगे आपका हस्बैंड देखे, आपकी फैमिली देखे, आपके दोस्त देखें, फ्रेंड्स देखें, कोई भी नहीं करेगा। आपकी ज़ात आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने हेल्दी रहना है अपने बच्चों के लिए। और मुझसे रब्ता करने का, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, टिकटॉक पे हूँ, और यूट्यूब चैनल है मेरा जो अल्लाह के फजल से विद इन 2 to 3 मंथ्स मेरा मोनेटाइज हो गया, जो मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी। कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत साल भी लग जाए तो मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रही होती। तो ये अल्लाह का खास करम होता है। आपकी नीयत साफ हो, आप अपने
प्रोफेशन के साथ जो है वो मुखलिस और ईमानदार, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजता है। सोशल मीडिया पे मैं अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं पेशेंट से रिलेटेड वो इसलिए शेयर करती हूँ कि वो तमाम लोग जो अफोर्डेबल नहीं है, फिजियोथेरेपी सेंटर्स में नहीं जा सकते हैं, सेशंस नहीं ले सकते हैं, तो वो घर बैठे ही, चाहे वो मेल हैं वो फीमेल हैं, वो मेरी बताई गई एक्सरसाइजेज से फ़ायदा जितना उठा सकते हैं उठाएं, और उसके बदले में मुझे शुक्रिया ढेरों ढेर दुआएं दें। शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर रिफर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थी। मैंने कोशिश की कि आपके जहनों के अंदर उठने वाले हर सवालात की अक्कासी करूं।